हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ योजना में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना और विषय है भूगोल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान विषय की पाठ योजना संख्या 18 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है, जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। उसका छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि पुरुष होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और महिला होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। ठीक है, उसका कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड, आप जिस पीरियड में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस पीरियड का यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसका बाद कक्षा है 9, विषय है सामाजिक विज्ञान, प्रकरण है तो आज का प्रकरण है प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसका दिनांक मेंशन करेंगे। आप जिस भी दिनांक पर प्राकृतिक वनस्पति पढ़ाने के लिए जाएंगे उस दिनांक का यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है, तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखेंगे। ठीक है, इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों में भूगोल विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को भौगोलिक पृष्ठभूमि की जानकारी देना। और चौथा पॉइंट है छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना। ठीक है, उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या क्या बिहेवियर चेंज आएंगे और किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें मिनिमम 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट है छात्रों प्राकृतिक वनस्पति को जान पाएंगे। दूसरा पॉइंट है छात्रों विश्व में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में जान पाएंगे। और तीसरा पॉइंट है छात्रों प्राकृतिक वनस्पति को वर्गीकृत कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, अवलोकन विधि, प्रदर्शन विधि, समस्या समाधान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरे 45 मिनट पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, छात्रों को प्राकृतिक वनस्पति के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ योजना का इम्पोर्टेंट हेडिंग कहा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रस्तावना प्रश्न जो है आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। इसका फॉर्मेट 3 कॉलमों से बनता है। ठीक है, पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है, और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसमें छात्राध्यापक जो प्रश्न करेंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे और छात्र छात्रा जो उसका उत्तर देंगे वो छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रम संख्या में मान लिखेंगे। उसके बाद देखिए छात्राध्यापक प्रश्न करते हैं सड़कों और पार्क में क्या पाए जाते हैं, तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं पेड़ पौधा। ठीक है, उसका छात्राध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं जंगलों में क्या क्या पाए जाते हैं, तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं जीव जंतु। ठीक है, उसका छात्राध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है, तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं पेड़ से। ठीक है, उसका छात्राध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं पेड़ पौधे सभी क्या कहलाते हैं, तो छात्र छात्र क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, जो कि हमारा प्रकरण था प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, अब प्रकरण आने के बाद छात्राध्यापक पाठ की घोषणा करेंगे और कहेंगे बच्चों आज हम लोग प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का
वो सब प्रस्तुतिकरण पार्ट में रखते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। ठीक है, पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। उसके बाद दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाकलाप या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है, यानी कि इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। उसका तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे वनस्पति के प्रकार और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, हमारे देश में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा लिखेंगे। ठीक है, और श्यामपट्ट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे लिख दीजिएगा ताकि बच्चों को भी अच्छे समझ में आ जाए। उसको हेडिंग देंगे वनस्पति के प्रकार। तो पहला पॉइंट लिखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा पॉइंट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और चौथा है पर्वतीय वन और पांचवा है मैंग्रोव वन। ठीक है, और श्यामपट्ट पर या चार्ट पेपर के माध्यम से चित्र बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं कि भारत के कौन से स्थान पर कौन सा वन पाए जाते हैं। तो देखिए जहाँ भी नीला कलर है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, उसके बाद देखिए जहाँ पर हरा रंग है वहाँ पर पर्वतीय वन स्थित है। ठीक है, उसका जहाँ पर पीला रंग है वहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन स्थित है। ठीक है, जहाँ पर ब्राउन कलर है वहाँ पर मैंग्रोव वन स्थित है, जहाँ पर लाल रंग है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय कंटीले वन स्थित है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इन सभी वनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहला में लिखेंगे शिक्षण बिंदु पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ और लताएं उगती है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आउइस यानी कि एवोनी, महोगनी, रजवुड, रबड़ और सिंकोना है। ठीक है, उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्राध्यापक बच्चों जो पढ़ाए बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, देखिए उत्तर देते हैं 200 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं, इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत हैं जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपथ प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागन इन वनों की प्रमुख प्रजाति है। ठीक है, और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर या चार्ट पेपर के माध्यम से आप इस तरह चित्र बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इस तरह होता है, बच्चों को समझाएंगे। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्राध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन ले रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हेडिंग देंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और पहला पॉइंट लिखेंगे ये भारत में एक बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और तीसरा पॉइंट लिखेंगे 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और इसके बारे में छात्राध्यापक जो बताएंगे वो छात्राध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है
वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। ठीक है। और श्यामपट्ट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा, ताकि जो बच्चे ध्यान से सुनने रहे हैं उन्हें भी अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले उष्णकटिबंधीय कंटीले वन हेडिंग देंगे, उसका लिखेंगे पहला पॉइंट में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है। और श्यामपट्ट पर या चार्ट पेपर के माध्यम से बच्चों को इस तरह चित्र बनाकर समझा सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय कंटीले वन में इस तरह पेड़ पौधे होते हैं। उसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ाए बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझ में आया ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को और किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र क्या उत्तर देते हैं? देखिए, उत्तर देते हैं मानसूनी वन। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन के मुख्य पादप कौन कौन से हैं? तो छात्र क्या उत्तर देते हैं? देखिए, उत्तर देते हैं अकासिया खजूर। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। इसके आगे यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। आप एक पीरियड में यानी कि 45 मिनट में जितना ही पढ़ा पाएंगे उतना बढ़ाएंगे, उसके बाद प्रस्तुतिकरण समाप्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत के किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं? दूसरा प्रश्न है, कंटीले वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? और तीसरा प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन कौन से वृक्ष उगाया जाता है? ठीक है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और आप उन्हें चेक भी कर सकें। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा प्रश्न है, किसी एक प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार पूर्वक बताएं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। और हो सके कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।